With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin with one more lecture of physics related to the numericals of forces. I would like to warm welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सो स्टूडेंट्स हमने जो है वो प्रीवियसली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स में डील कर लिया था। आज हमने फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स में डील करना है और फोर्सेस में डील करने से पहले सबसे पहले हमें किसी भी फोर्स इज़ एक्चुअली ए वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट एक्सेलरेशन एंड velocity, both of these are also the vector quantities. So first of all we need to learn how we can draw the vector quantities. So यहाँ पे आज हमने सीखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। So इसको ड्रॉ करने से पहले मैं एक हल्का सा जो है वो ओवरव्यू आपको ये देता चलूँ कि नॉर्मली जब भी किसी भी वेक्टर को ड्रॉ किया जाता है ना, तो उसको बेटा इस तरह से किसी भी एक स्ट्रेट लाइन से जो है वो एक मखसूस एंगल के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। ठीक हो गया। और इसके आगे जो है ये एरो हेड लगाया जाता है। अब हमें पता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सो ये जो एरो हेड होता है ये एक्चुअली आपके पास जो है किसी भी चीज़ की डायरेक्शन की इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेटर ऑन इसकी ये जो लेंथ होती है ना, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास मोड कहलाता है, या फिर जो है आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाती है। ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें, दोनों वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, मोड भी यूज़ करते हैं और मैग्नीट्यूड भी यूज़ करते हैं। अब आज हमने जो है इसके साथ साथ इसकी स्केलिंग भी सीखनी है कि अगर आपके पास वेक्टर हो तो उसकी स्केलिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स हैव ए लुक अपॉन हियर वी हैव द एग्जांपल 3.1 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ऑन एन एरो डायग्राम ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 45 डिग्री टू ईस्ट। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 45 डिग्री के एंगल पे आपने जो है किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स रीड आउट ऑल द स्टेप्स। स्टेप 1 इज चूज एन अप्रोप्रिएट स्केल। इन दिस केस वी मे चूज 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 सेंटीमीटर। ये जो बेटा स्केलिंग करना होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, स्पेशली इन फिजिक्स, because let's suppose if you want to draw a vector of a velocity that is showing the speed of 20 मीटर पर सेकेंड, सो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक स्केल की मदद से जो है वो 20 सेंटीमीटर की लाइंस को, लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि आपने ये स्केल ये रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है 20 सेंटीमीटर की लंबी लाइन जो है उसे ड्रा करना पड़ेगा। लेकिन समटाइम्स जो है हमारे पास जगह शॉर्ट होती है, लाइक अगर आपके एग्ज़ाम का पेपर है, एग्ज़ाम्स हैं अगर आपके, सो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उस पेपर के ऊपर आपके पास इतनी जगह नहीं होती कि आप 20 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है। सो फिर बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसकी स्केलिंग करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज जैसा कि यहाँ पे उसने लिखा है, हम स्केल डिसाइड कर लेते हैं कि स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड को है। इसी तरह अगर वो आपके पास स्केल पे 4 सेंटीमीटर हो जाए तो वो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, कि वो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर होगी बात। सेकेंडली बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ 45 डिग्री टू ईस्ट ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये ईस्ट था, ये नॉर्थ था। ठीक है। हम लोग इसको बेसिकली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हुए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 45 डिग्री का बन रहा है। तो बेटा हमें नॉर्थ से ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है। तो याद रखें ये जो हमारे पास 4 लाइनें लगी होती हैं ना, ये आपने ऑलरेडी ग्राफ पेपर पे भी देखा होगा। इसको हम कहते हैं आपके पास कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। क्लियर हो गया। अब इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमेशा एंगल जो मेजर किया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है। मैथ्स के अंदर जो है वो आपने जो है D3 के अंदर जो है या D2 के अंदर पढ़ा होगा कि आपके पास रोटेशन कैसे करते हैं, प्लेन को रोटेट कैसे करते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। सो उस कार्टेशियन प्लेन में जो है वो इसी तरीके से हम जो एंगल मेजर करते हैं वो आपके पास जो है वो इस एक्सिस के ज़रिए से करते हैं, जिसको हम कहते हैं आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है इसे हम लोग कहते हैं। इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम लोग जो है वो एंगल को मेजर करते हैं और देखते हैं कि ये एंगल फर्दर हमने किस एंगल तक जाना है। जैसा कि उसने हमें कहा था, इस साइड पे आपके पास नॉर्थ है और यहाँ ईस्ट है और यहाँ पे करके आपके पास जो है वो कोई नॉर्थ एग्जिस्ट कर रहा है।
सो अब चूंकि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान ये जो एंगल एग्जिस्ट कर रहा है ये 90 डिग्री का एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इस तरफ से इस तरफ को आ जाएं या इस तरफ से इस तरफ को आ जाएं, तो सेंटर में ही आपके पास जो है 45 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट कर रहा होगा। और स्केल की मदद से आपने मेजर करके एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे मार्क कर दी, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमने इसकी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ टू ईस्ट को जो है 45 डिग्री पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं फर्दर इसको हम किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 3.2 इन विच द ऑथर सेज फिगर 3.15 बिलो शोज टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ऑन ए मास m, डिटरमिन द रिजल्टेंट। अब बेटा रिजल्टेंट के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। रिजल्टेंट हमने ये कहा था, लेट सपोज अगर एक ये वेक्टर है आपके पास और दूसरा वेक्टर अगर इस तरह से स्टार्ट आपके पास हो रहा है कि यहाँ से ये दूसरा वेक्टर, पहले वेक्टर का हेड, इसे एरो को कहते हैं हेड, और ये जो दूसरा ये जो बैक एंड होता है इसको हम कहते हैं ये टेल कहलाता है। अगर आपके पास पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मीट कर रहे हों तो फिर लेट सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर तीसरा वेक्टर हम इस तरह से ड्रॉ करें कि यहाँ पे टू हेड्स, दो वेक्टर के हेड्स मीट करना शुरू कर दें और यहाँ पे टू टेल्स जो है वो मीट करना शुरू कर दें, तो फिर हम कहते हैं ये वाला जो वेक्टर हमने थर्ड वन ड्रॉ किया है जिसके ऊपर मैंने ये छोटी छोटी लाइंस मार्क की हैं, इस वेक्टर को हम कहते हैं ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। अब समटाइम जो है हमारे पास ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि केस ऐसा बने जहाँ पे एक वेक्टर का हेड खत्म हो रहा है वहीं से दूसरे वेक्टर की जो है वो टेल स्टार्ट होनी शुरू हो जाए। क्लियर हो गया? सो लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एक मैस है, ठीक है, मैस m है, ठीक है। यहाँ पे इस पे फोर्स लग रही है एक अपवर्ड डायरेक्शन में 15 न्यूटन और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपके पास जो है वो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब हमने ये सीखा हुआ है कि आप किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट तब फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास इस वेक्टर के हेड के ऊपर से जो है दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा हो। क्लियर है? जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, अगर इस केस को मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम रिजल्टेंट उस सूरत में फाइंड कर सकते हैं जब जो है 20 न्यूटन की फोर्स हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रही हो और जो 15 न्यूटन की फोर्स है इसी की टेल से आगे जो है वो 15 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है। सो फिर हम जो है इसका रिजल्टेंट जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट नाउ इफ़ वी कंसीडर वी हैव द टू डिफरेंट डायरेक्शंस ओवर हियर and we cannot justify how we can find out its resultant vector. सो यहाँ पे हमने जो है वो वेक्टर्स का पैरेललोग्राम का लॉ पढ़ा था कि हमने क्या लॉ पढ़ा था? लॉ हमने ये पढ़ा था कि आप किसी भी वेक्टर को मूव कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर। मतलब क्या है, ये वाला जो वेक्टर है इसको यहाँ से मूव करवा के मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। सो यहीं पे यही काम हमने किया कि ये जो 15 न्यूटन वाला वेक्टर था इसको यहाँ से स्पेस में मूव करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है चूँकि इसकी डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे इसकी भी डायरेक्शन ये आ गई, इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी ये थी। यहाँ पे फिर से हमारे पास टू डिफरेंट हेड्स भी मीट कर गए और यहाँ पे टू डिफरेंट टेल्स जो है ये भी आपके पास मीट कर गए। क्लियर होगी बात? सो इस तरीके से हम लोग जो है वो किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एंगल 90 बन रहा है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो आपके पास हमेशा जो रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है वो बेटा इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब रिजल्टेंट की जो है वो आपने बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर स्केल सेलेक्ट किया था 20 न्यूटन के लिए भी, लेट सपोज हमने यहाँ पे भी स्केल सेलेक्ट करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन है आपके पास। तो आपने क्या किया, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 3 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर दी। ठीक है, वही 3 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली जो है वो आपकी 4 सेंटीमीटर की लाइन मार्क हो जाएगी। स्केल के अकॉर्डिंग यही बनता है ना। 15 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा और 20 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। नाउ an astonishing thing is over here, when you will draw this resultant vector automatically this length will be equal to 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ये लाजमी तौर पे 5 सेंटीमीटर आएगी। अगर यहाँ पे आप 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं, वेक्टर ये ड्रॉ किया, ये वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया, 90 का एंगल ड्रॉ किया,
तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ये लेंथ इसके इन सेंटर जो आ रही है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर की आएगी, जो कि इंडिकेट करेगी कि आपके पास जो है वो 25 न्यूटन का जो है वो एंगल बन रहा है, सॉरी 25 न्यूटन की फोर्स सप्लाई हो रही है। और अगर आप डी से इसका एंगल मेजर करना चाहेंगे तो वो आपके पास डायरेक्टली 37 डिग्री निकलेगा। क्लियर हो गया? इसे लाजमी तौर पे ट्राई कीजिएगा, ड्रा कीजिएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।